वीडियो से मुखातिब पार्टी के कमरेडों, साथियों, दोस्तों, इस बार फिर हर वर्ष की तरह आप तमाम लोगों को मालूम है कि आज 14 जून है और पार्टी की ओर से, बिहार राज्य कमेटी की ओर से हमारे शहीद कॉमरेड अजीत सरकार की वर्षी मनाई जा रही है। जैसा कि आपको मालूम है कि यह सामान्य वर्षी मनाना नहीं है, बल्कि हम आज के दिन पूरे राज्य में संकल्प लेते हैं। हम कॉमरेड अजीत सरकार ने जिन मूल्यों के लिए शहादत दी, हम उनको लेकर के आगे उनका जो स्वप्न था उस स्वप्न को पूरा करेंगे और कोई भी कुर्बानी देने से बाज नहीं है। जब हम कॉमरेड अजीत सरकार के बारे में बात करते हैं तो हमारे सामने एक ऐसा व्यक्तित्व साकार होता है, एक ऐसा चेहरा सामने आता है 70 के अंतिम दशक में और शुरुआती दौर में वो भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी से जुड़ते हैं। और जैसा कि मालूम है, हम सब लोग जानते हैं कि बिहार का पूर्णिया जिला सबसे बड़ा सामंती उत्पीड़न का केंद्र रहा है। पूर्णिया जिला में बड़े बड़े जमींदार रहे हैं और दूसरी ओर उसी तरह की भयानक गरीबी रही है जिसके शिकार वहाँ के दलित, वहाँ के अल्पसंख्यक, वहाँ के पिछड़ी जातियों से आने वाले लोग और अन्य सामाजिक शक्तियां रही। तो जो पूरे राज्य का भूमि संबंध रहा है उसमें सबसे ज्यादा पूर्णिया ही था जहां ये अंतर्विरोध सबसे ज्यादा तीव्र था। और इसीलिए जब 93 से 1993 में जब पार्टी ने पूरे राज्य में भूमि आंदोलन की शुरुआत की तो उसका सबसे बड़ा केंद्र पूर्णिया बना। पूर्णिया में हर जमीन, वहाँ जो गरीब थे, वहाँ के जो दलित थे, जो पीड़ित लोग थे, उन लोगों ने जिस पर बड़े बड़े भूमाफियाओं का उसको लिप करने का मुख्य आंदोलन शुरू किया। यह था जिसने जो एक तरह से कहिए कि पूरे उत्तरी बिहार को और यहाँ तक कि जो दक्षिण बिहार था, जो बिहार था, उन जगहों में भी ये किसान आंदोलन शुरू हो गया। इसके केंद्र में थे कॉमरेड अजीत सरकार और उन्होंने अपने चारों ओर आदिवासियों, दलितों, अल्पसंख्यकों, गरीब गुरबों को इकट्ठा किया था। उसके अंदर एक पूर्ण जिंदगी जीने की एक चाहत पैदा की। हमारे पास आवास हो, हमारे पास जोतने की जमीन हो, मनुष्य की तरह जी सकें
हम जो रोज अपमानित होते हैं अपने रोज बरोज की जिंदगी में, उससे हमको मुक्ति मिल सके, इसका जो स्वप्न दिखलाया हम रजित सरकार ने वहां के शोषितों पीड़ित, वो एक बड़ी ताकत के रूप में उभर करके सामने आया और उसकी लौ बिहार में फैल गई। एक के बाद एक जिले, सिर्फ कोसी क्षेत्र के जिले ही नहीं बल्कि सुदूर दरभंगा, बेगूसराय, खगड़िया, चंपारण, जो पुराना किसान आंदोलन का क्षेत्र रहा है, जहां से पार्टी ने बहुत शुरुआती दौर में पार्टी के निर्माण के बाद ही किसान आंदोलन की शुरुआत हो गई थी। भागलपुर में वो भी एक किसान आंदोलन का बड़ा क्षेत्र था। और फिर अभी जो दक्षिणी बिहार है, गया, नालंदा, इन सब जगहों में बड़े पैमाने पर आंदोलन शुरू हो गए और वहां पर अजीत सरकार तो सबसे बड़े नायक थे, लेकिन स्थानीय स्तर पर अनेक नेता सामने आए, किसान नेता, मजदूर नेता, जो खेती में काम करते थे, खेत मजदूर थे, ऐसे नेता सामने आए। उन्होंने अपनी शहादतें दी। ये वो जमाना था जब बिहार में कांग्रेस की हार हुई थी और कांग्रेस के बाद जो लोग सत्ता में आए थे वो सामाजिक न्याय की बात कर रहे थे। जाहिर है कि इसने भी समाज के जो शोषित पीड़ित तबके थे उसके अंदर एक नई आशा का संचार किया। लेकिन जब यह आंदोलन शुरू हुआ और जब इसने वर्ग संघर्ष का रूप लिया तो इसके बाद उस समय की भी जो सत्ता थी उसका वर्गीय चेहरा भी सामने आ गया। शुरुआती दौर में कहा गया कि किसान आंदोलन पर कोई लाठियां नहीं चले, उसमें जो शामिल लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं। लेकिन हम जानते हैं कि इस पूरे आंदोलन के दौर में 100 से ज्यादा लोगों ने, जो हमारी पार्टी से जुड़े लोग थे, महिलाएं थी, पुरुष थे, उन लोगों ने अपनी शहादतें दी और शोषक वर्ग के हमलों का वीरतापूर्वक उन्होंने सामना किया। जाहिर है कि इसके पीछे कॉमरेड अजीत सरकार एक महानायक हमारे बीच में थे। वो इस रूप में भी दिखाई पड़ता है कि वो पूर्णिया से 80 में विधायक चुने गए और बाद में 4 बार विधायक चुने गए। और उस दौर में जाहिर है कि वो तमाम तरह के जो हमारे शत्रु वर्ग के लोग थे उसकी आंखों के कांटा बन गए। हमको ये भी बात याद रखना चाहिए कि उस आंदोलन ने पूरे बिहार में पार्टी को मजबूत आर्थ प्रदान किया, जो आज भी हमारे साथ मौजूद है। आज भी बिहार में सीएम की ताकत उस जमीन आंदोलन से ही जुड़ी और लगातार जो हमारी उपलब्धियां रही हैं उसको बचाने के लिए भी हमको शहादतें देनी पड़ी। कहीं घर उजाड़ा जाता है, कहीं बस्तियां उजाड़ी जाती हैं, कई लोगों को बेदखल किया जाता है। तो ये बेदखली के खिलाफ लड़ाई ये लगातार चलती रहती है और आज भी चल रही है। लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण है कि उस लड़ाई ने पूरे राज्य में भूमि सुधार के सवाल को केंद्रीय सवाल बना दिया और उस दौर में
और भी जो दूसरे लोग थे उनके बारे में भी लोगों को सोचने समझने का मौका मिला, क्योंकि भूमि सुधार का एक ऐसा मसला है जिस मसले पे बिहार में जो तथाकथित सामाजिक न्याय की शक्तियां हैं उनका भी वर्गीय स्वरूप सामने आ गया, वर्गीय चेहरा सामने आ गया। और कामरेड अजीत सरकार की जो हत्या होती है उसके पीछे जिस तरह का षड्यंत्र है, जिसके बारे में आज तक बिहार की जनता को उस पूरे षड्यंत्र का पता नहीं चल पाया। निश्चय ही उसमें जो नाम है जिसने इस हत्या में प्रमुख भूमिका निभाई, पप्पू यादव, जो आज बहुत होते हैं अपने सेवा के लिए, बहुत से ऐसे लोग भी जो अपने को प्रगतिशील कहते हैं, वामपंथी कहते हैं, वो भी उनके इस कार्य से प्रभावित होकर उनकी जय जयकार भी करने लगते हैं। लेकिन उन्हें जानना चाहिए यही व्यक्ति था जिसके पीछे पूरी तरह से यहाँ की जो सामंती शक्तियां थी वो इकट्ठा हुई और उनके बल पर ही, उनके इशारे पर ही या उनके स्वार्थ की सिद्धि के लिए उस व्यक्ति ने इस घिनौने काम को अंजाम दिया। अजीत सरकार की हत्या हुई उस दिन भी वो आम जनता के सवालों के साथ जूझ रहे थे। वो कुछ मामला सुलझाने के लिए घर से बाहर गए थे और लौटते हुए घर से थोड़ी ही दूर पर उनकी जघन्य हत्या की गई। 107 गोलियां उनके शरीर में मारी गई, उनके शरीर में डाल दी गई। उनके साथ एक साथी और भी शहीद हुए। और तो ये जो घटना घटी ये बताता है कि भूमि का सवाल बिहार में कितना बड़ा और वो किस तरह से हमारे राज्य सामाजिक आर्थिक नीति को प्रभावित करता है। जोतने वालों को जमीन का नारा जो राष्ट्रीय आंदोलन का हिस्सा बन गया था, जिसमें किसान सभा की बहुत बड़ी भूमिका थी। अपने जन्मकाल से ही किसान सभा ने इस नारे को लोकप्रिय बनाया था और वो बहुत ऊंचाई पर गया था जब तेलंगाना के किसानों ने किसान सभा के नेतृत्व में और पार्टी के नेतृत्व में एक बहुत ही गौरवशाली संघर्ष किया था। और उस समय भी नया जो शासक वर्ग था उसका भी चेहरा हमारे सामने आ गया था कि किस तरह से सेना के बल पर 4,500 कम्युनिस्टों की हत्या कर, किसान नेताओं की हत्या करके, कार्यकर्ताओं की हत्या करके एक तरह से सत्तारोहण हुआ था, सत्ता को मजबूत बनाया गया था। और उसके बाद से हम देखते हैं कि पूरे देश में जिस तरह से भूमि सुधार के सवाल को एक तरह से एक ठंडे बस्ते में डाला गया। भूमि सुधार सिर्फ वहीं हुआ जहां वामपंथी शक्तियां ताकत में आई, सत्ता में आई, चाहे वो पश्चिम बंगाल हो, चाहे वो केरल हो। हालांकि बिहार में 1950 में ही भूमि सुधार के संबंध में कानून बने, लेकिन लगातार यहाँ पर जो सत्ताधारी दल था उसने लगातार भूमि सुधार नहीं होने दिया, क्योंकि उस समय पूरे के पूरे कांग्रेस पार्टी के अंदर जो सामंती तत्व थे उसका ही वर्चस्व था। और हम सब लोग इस कहानी से परिचित हैं
कि खुद कांग्रेस के अंदर जब इस भूमि सुधार के सवाल को जब जब उठाया गया तो किस तरह से कांग्रेस के अंदर भी इस सवाल पर मतभेद तीव्र हुए और अंततः कभी भी इस कानून को लागू नहीं किया जा सका। कुछ जो कानून लागू हुए वो 70 के दशक में, 60 के दशक में जो बिहार का कम्युनिस्ट आंदोलन है उसने जो लगातार आंदोलन किए, शुरू में सीपीआई ने और बाद में सीपीआईएम ने अपने निर्माण काल से ही जिस तरह से किसान आंदोलन की अगुवाई की, उसके एक बड़े सितारे के रूप में, सबसे बड़े किसान नेता के रूप में हमारे कॉमरेड गणेश दा कहा करते थे कि बिहार में अजीत सरकार से बड़ा कोई किसान नेता पैदा नहीं हुआ। हम समझते हैं कि बिहार वासियों को तो कॉमरेड अजीत सरकार पर और खासकर हमारी पार्टी के लोगों को अजीत सरकार पर तो गर्व है ही, लेकिन हम समझते हैं कि पूरे देश में किसान आंदोलन में जो बड़े बड़े नेता हुए उसमें अजीत सरकार का नाम भी आया और अजीत सरकार ने अपने काम से, अपनी लोकप्रियता से चुनाव के जितने भी समीकरण होते हैं सबको ध्वस्त कर दिया। लोग कहते हैं कि बिहार में जाति और धर्म के नाम पर, हाल के धर्म के नाम पर भी राजनीति होने की बात कही जाती है और जाति तो है ही। बिहार में जाति के नाम पर लगातार राजनीति होती रही है और शासक वर्ग इसका पूरी तरह से लाभ उठाता है। जो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स है, पहचान की राजनीति है, उसको लेकर के यहाँ के जो गरीब शोषित पीड़ित लोग हैं उसको बहलाने फुसलाने में शासक वर्ग के दल आगे रहे। लेकिन अगर हम अजीत सरकार के बारे में देखते हैं तो अजीत सरकार में जो जातियां हैं उसमें से किसी जाति से वो नहीं आती। बिहार के वो बंगाली परिवार से आते थे और बंगला भाषी थे और वहां पर उनकी जाति के बहुत ही कम संख्या में लोग थे, लेकिन उन्होंने इस जातिगत समीकरण को ध्वस्त करते हुए 4 बार जीते और इसके पीछे वहां पर किसान सभा का आंदोलन था। इसके पीछे वहां के जो गरीब गुरबे थे, शोषित पीड़ित आदिवासी थे और अगर आज की राजनीति में कहें तो जो धार्मिक उन्माद पैदा करके जो ध्रुवीकरण की राजनीति है उसको भी मात दे करके उन्होंने लगातार जीत हासिल की। तो इसीलिए सबसे बड़ा जो संदेश है वो है कि अगर हम वर्गीय राजनीति को और वर्ग संघर्ष को तेज करते हैं तो उसी आधार पर हम कम्युनिस्ट पार्टी को, सीपीआईएम को और यहाँ पर जो हमारे जन संगठन है उसको मजबूत कर सकते हैं। इसी संकल्प के साथ याद करते हुए, उनकी विरासत को याद करते हुए हम लाल सलाम पेश करते हैं। धन्यवाद। तो ज्यादा